शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अज़हर शेयर कर रहे हैं। अज़हर कहते हैं मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है। हम लोग जिस साइड पर रहते हैं उस साइड पर एक क्रिश्चियन स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था। वो स्कूल तकरीबन 10 साल से वो बिल्डिंग खाली थी, यहाँ तक कि वो बिल्डिंग टूट फूट का शिकार हो गई और खंडर नुमा बन गई। उस बिल्डिंग की बैक साइड पर एक बहुत पुराना चर्च भी होता था। वो चर्च तभी बंद कर दिया गया था जब वहाँ पर वो स्कूल बनाया गया था। अब वो चर्च भी ख़त्म हो चुका था और स्कूल भी ख़त्म हो चुका था। उस स्कूल से रिलेटेड बहुत सी कहानियाँ हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे, लेकिन जब हम लोग बहुत छोटे होते थे तब वो स्कूल बाकायदा वहाँ पर स्टूडेंट्स जाते थे और वो स्कूल वर्किंग में था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वहाँ के पुरसरार ड्रावने वाक़यात ने उसको बिल्कुल एक खंडर बना कर रख दिया। वहाँ पर हम लोगों ने ये भी बातें सुनी थी जब वो स्कूल का मलबा भी गिरने लग गया। जिनका वो स्कूल था, जिनकी प्रॉपर्टी थी, वो कभी वहाँ पर आए ही नहीं थे। बहुत बड़े बड़े वहाँ पर दरख्त और झाड़ियाँ इस तरह की वहाँ पर वो चीज़ें उगने लग गईं। गेट भी टूट फूट का शिकार हो गया। वहाँ पर लोगों ने एक कुआं दरियाफ्त किया। लोगों का ये कहना था चर्च की बैक साइड पर एक पुराना कुआं भी है और वो जो कुआं था वो खाली कुआं था। उस कुएं में पानी नहीं था। बहुत से लोगों ने जाकर क्या सराइयाँ भी की कि पता नहीं वहाँ पर कुआं है भी सही या नहीं, पता नहीं कौन सा गड़ा है, दिस एंड दैट, ऐसी बातें। हम लोग एक दफ़ा मोहल्ले के सारे लड़के बैठे हुए थे तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो आज स्कूल को ज़रा अंदर से जाकर देखते हैं कि स्कूल के बारे में जो बातें मशहूर हैं क्या उनमें कोई सच्चाई है भी सही या नहीं। अब हम लोग तकरीबन 6-7 लड़के थे। हम लोगों में से 1-2 लड़के मोहल्ले के ही थे। उन लोगों ने तो जब स्कूल का नाम सुना तो वो वहीं से उठकर निकल गए, शायद वो जाना नहीं चाहते थे। पीछे बचे हम लोग 3 लड़के। हम लोग तकरीबन असर के बाद का टाइम था, हम लोग स्कूल की तरफ जाने लगे। अब वो जो स्कूल था वो उसके 2 गेट थे, एक सड़क की तरफ था और एक गली की तरफ था। हम लोगों ने ये कहा कि अगर हम लोगों को वो कुआं देखना है तो हमें गली वाली साइड से जाना होगा, क्योंकि सड़क वाली साइड से इसका मेन गेट बनता था। मेन गेट की तरफ से अगर जाते भी तो फ़ायदा कोई नहीं था, आगे वो बहुत झाड़ियाँ और दरख्त उगे हुए थे तो हम लोग कुएँ तक ना पहुँच सकते। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी वो, काफ़ी बड़ी जगह थी वो। तो जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वो गेट आधे से ज़्यादा वो गेट टेढ़ा हुआ था, जैसे टूटा हुआ है। पता नहीं अब उसको जानबूझकर किसी ने तोड़ा था या वक्त के साथ साथ जैसे अक्सर लोग शरारत करते हैं, ईंटें मारते हैं, तो शायद इसलिए टूट गया होगा। हम लोग उस गेट के ऊपर से हम लोग उस स्कूल के अंदर कूद गए क्योंकि गेट बहुत ज़्यादा नीचे हो चुका था। जब हम लोग स्कूल के अंदर कूद के गए, चारों तरफ बहुत ज़्यादा वीराना था। वहाँ पर वो चर्च की पुरानी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरस्कार लग रही थी, यहाँ तक कि जो उसकी दीवारें थी वो भी ब्राउन कलर की हो चुकी थी। स्कूल उससे आगे बनता था। अब जिस जगह पर हम लोगों ने इस कुएँ के बारे में सुना था, एग्जैक्टली हम लोग उस जगह के पास जाने लगे। वो बिल्कुल चर्च की बैक साइड बनती थी। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो उसकी साइडों पर बाकायदा बैरियर्स बनाए गए थे। बैरियर्स इस तरह के कि उसकी साइडों पर बहुत ज़्यादा खुश्क लकड़ी रखी हुई थी। जैसे दरख्त की शाखें टूट जाती हैं तो उनको रख देते हैं कि कोई आगे ना आए या इसके अंदर ना गिर जाए, क्योंकि इसका जो लेवल था तकरीबन ज़मीन जितना ही था या थोड़ा सा ऊंचा होगा। हम लोगों ने जब वो दरख्त की शाखें हटाई तो हम लोग अब वाज़े उस जगह को देख सकते थे। वो बिल्कुल ऐसे था जैसे एक कुआं है, काफ़ी गहरा कुआं था वो। पता नहीं वो कुआं वहाँ पर कब से था कब से नहीं था, वो तो लोगों को पता ही तब चला जब वो बिल्डिंग जैसे उसके गेट टूटे, दीवारें टूटी तो अंदर कोई आया गया तो उसको पता चला कि वहाँ पर कोई कुआं भी है। ज़्यादा इस चीज़ को वाज़े इसलिए किया गया कि बच्चे अक्सर शरारत करते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, किसी की बॉल गिर जाए तो कोई बच्चा उस तरफ ना चला जाए। हम लोग अब उस जगह को देख रहे थे। हम लोगों के सामने वो जगह थी, काफ़ी बड़ा वो कुआं था, काफ़ी गहरा था। हम लोगों ने 1-2 पत्थर उठाकर अंदर फेंके।
ऐसी आवाज़ आई जैसे बहुत गहराई में जाकर पत्थर गिरे हैं। हम लोग घुटनों के बल बैठकर अंदर झांक कर देख रहे थे। अभी दिन की रोशनी भी थी, इसके बावजूद उसमें इतना अंधेरा था, इतना उसके अंदर अंधेरा था कि उसकी हाफ दीवार तक नज़र नहीं आ रही थी और बिल्कुल ओपन वो आसमान के नीचे था। कोई उसके ऊपर उस टाइम दरख्त भी नहीं था, दरख्त थोड़े फासले पर थे। हम लोग तीनों दोस्त वहाँ पर बैठ के इस बारे में बातें करने लग गए। पता नहीं ये कुआं कितना पुराना होगा, शायद इस कुएं की वजह से ये जगह असेफ ज़दा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो कुएं होते हैं वो मस्कन होते हैं जिन्नात का। मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ बैठा हुआ था, उसके हाथ में अभी भी पत्थर थे। उसने छोटे से ईंट के पीस उठाए, टूटी हुई ईंट के, वो अंदर फेंकने लगा। कहता देखो अब ये जाकर गिरता कितनी देर से है। जैसे ही हमने नीचे फेंका, 1 से 2 फेंके, थोड़ी ही देर के बाद हमें कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आने लग गई। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर थी। पहले हमें लगा कि महल्ले में जैसे वो जगह थी, गली की तरफ से आए थे, कोई किसी घर से आई होगी। पहले जब पत्थर फेंका तो ऐसा लगा हल्की सी चीख सुनाई दी है। वो चीख ऐसे थी किसी लड़की की चीख है। हम लोगों ने इधर उधर देखा, हमें कोई नज़र नहीं आया। फिर जब वो मेरे दोस्त ने दोबारा से वो ईंट का एक आधा पीस फिर अंदर फेंका तो फिर बाकायदा हमें किसी के रोने की आवाज़ आने लग गई। उसी टाइम दरख्त के ऊपर से 3 चमगादड़ें, काफ़ी बड़े साइज़ के वो चमगादड़ थे, उन चमगादड़ ने हम लोगों के ऊपर, उन चमगादड़ों ने हमला कर दिया। अब हम लोग बैठे हुए थे, वो लिटरली वो हमारे ऊपर आकर ऐसे चपट रही थी जैसे अभी वो हमारे ऊपर हमला कर देंगी। हम लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले। जब तक हम लोग उस जगह से बाहर नहीं निकले, उन चमगादड़ों ने हमारी जान नहीं छोड़ी और अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी वो चमगादड़ें जो थी। इतना हम लोगों को डर लगा कि ये एकदम से चमगादड़ कहाँ से आ गए, और साइज़ में भी काफ़ी बड़े थे, 3 चमगादड़ थे। जब उन्होंने हम लोगों के ऊपर हमला किया, फिर चमगादड़ की बाकायदा जब वो हमला कर रहे थे तो साथ उनकी आवाज़ें भी हमने सुनी। हम लोग वहाँ से भागे, बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए। अब हम लोगों के सांस फूले हुए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, गिरते पड़ते। हम लोगों के वो जो जहाँ पर वो गली शुरू होती थी उसी कॉर्नर पर हम लोग बैठ के, इतनी हम लोगों की बुरी हालत थी कि हम लोगों के साथ हुआ क्या है, वो रोने की आवाज़ किसकी थी, वो चीखने की आवाज़ किसकी थी, और ये चमगादड़ एकदम से कहाँ से आए। हालांकि चमगादड़ जो हैं मोस्टली हमलावर तब होते हैं अगर रात का टाइम हो, अंधेरा हो, तो आप किसी ऐसी जगह पर जाएं तो वो हमलावर होते हैं। लेकिन वो दिन का टाइम था, दिन के टाइम उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया जिससे वो हमें वहाँ से निकालना चाह रहे थे। अब थोड़ी देर हम लोग बैठे, जब हम लोग थोड़े नॉर्मल हुए तो हम लोग अपने अपने घर चले गए। मेरा जो दोस्त जिसने वो ईंटें वगैरह फेंकी थी उसका घर हम लोगों के घर के सामने वाला था, और जो दूसरा था उसका घर हम लोगों के 3 घर छोड़कर घर था उसका। रात का टाइम हुआ तो मेरे दोस्त की मुझे कॉल आई। मुझे ये कहने लगा कि मेरा सर बहुत सब भारी है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे बहुत सब बुखार है, तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने उसे कहा कि सर में तो मेरे भी दर्द है, लेकिन मुझे कोई फ़ीवर वगैरह फ़ील नहीं हो रहा। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। खैर थोड़ी देर उससे बात हुई, उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। रात तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। एकदम से पूरी गली में शोर बरपा हो गया, बहुत सख्त चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब घर आमने सामने थे, मोहल्ला सिस्टम था, हम लोग भी जाग गए कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। मौसम भी ऐसा था, ज़रा सी भी ऐसी कोई बात होती है तो मोहल्ले में पता चल जाता है। इन शॉर्ट पता ये लगा कि हम लोगों का वो जो दोस्त था उसके ऊपर कोई चीज़ हावी हो गई है। चीज़ ऐसे हावी हुई है कि वो, उसका अलग रूम था, वो अपने कमरे में सो रहा था, उसका 2nd फ्लोर पर रूम होता था, वो अलग रूम में सो रहा था। तो उसके घर वालों का ये बताना था कि एकदम से इसके चीखने की आवाज़ें आ रही थी। जब हम लोग इसके कमरे की तरफ भागे हैं तो ऐसा लग रहा था कि इसको जो कमरे का छत है उसके साथ किसी चीज़ ने लगाया हुआ है। और जब हम लोगों ने शोर मचाया है तो इतनी तेज़ी के साथ इसको किसी ने नीचे बेड के ऊपर फेंका है, और उसके हाथ पांव टेढ़े हुए थे। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं भी वहाँ पर गया, मेरे घर वाले सारे मोहल्ले के जितने घर थे सब जाग गए। एक शोर बरपा हो गया कि पता नहीं लड़के पर कोई चीज़ हावी होगी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी, आंखें ऐसे बिल्कुल वाइट हिस्सा था, और जो आई बॉल थे वो ऊपर की तरफ ऐसे, जैसे ऊपर की तरफ उसके आई बॉल चढ़े हुए हैं, ऐसी उसकी हालत होगी। अब उन लोगों को तो समझ आ नहीं रही थी यहाँ पर हुआ क्या है, इसके साथ क्या माजरा हुआ है। हॉस्पिटल ले जाने की बात आई तो हम लोगों ने, मैंने भी बताया, मेरे दूसरे दोस्त ने भी बताया कि हम लोग आज स्कूल की तरफ गए थे, कुएँ में हम लोगों ने पत्थर फेंके तो वहाँ पर ये ईंटें मार रहा था। तो तब वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ आई, चमगादड़ों ने हम लोगों के ऊपर हमला किया। तो इसने मुझे थोड़ी देर पहले फ़ोन भी किया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। वो बेहोश हो गया।
हाथ पाँव मुड़े हुए थे उसके। फिर हम लोगों के घर के करीब एक मदरसा था, वहाँ पर उसको लेकर गए। मौलवी साहब थे, उन्होंने दम किया। मौलवी साहब का ये कहना था कि इस लड़के को जिन्नात ने पकड़ लिया है, इस लड़के के ऊपर इस वक्त जिन्नात हावी हैं और वो एक से ज़्यादा जिन्नात हैं, मैं इनको निकाल नहीं सकता। फिर हम उसको लेकर हमारे उधर ही रात का टाइम था, उस वक्त तो ले जा नहीं थे सकते, वापस घर लेकर आए उसको। जब होश आया तो वो अजीबोगरीब नज़रों से देख रहा था, अजीबोगरीब पागलों वाली बातें कर रहा था कि वो मेरे सामने ड्रामने चेहरे वाले लोग खड़े हैं, उनमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि हम तुम्हें ले जाएंगे, तुमने हमें मारा है, तुमने हमारे बच्चे ज़ख्मी किए हैं, ऐसी वैसी बातें वो बार बार बोल रहा था। जो चीज़ें उसको दिखाई दे रही थी, वो ये कह रहा था कि वो सारे दीवार के साथ उल्टे लटके हुए हैं, जैसे चमगादड़ लटके हुए होते हैं। अब हम तो ये सारी बातें, जो हमला उधर हुआ था वो भी सब जानते थे कि हो ना हो, वहाँ से बातें तो मशहूर हैं। बड़ी हम लोगों की इंसल्ट भी हुई कि तुम लोग क्यों गए थे जब तुम लोगों को पता था कि एक जगह एक बात की वजह से मशहूर है। नेक्स्ट डे उसको लेकर हम लोग एक आमिल साहब के पास गए, उनका हम लोगों को पता था। वहाँ पर जब गए उन्होंने दम किया, दम करके कुछ लेमन काटे उसके पास, काट के उसके माथे के ऊपर रखे, उसके ऊपर कुछ लिखा, तो वो थर थर काँपने लग गया। जैसे वो कांपा उसकी आवाज़ बदलने लगी, वो उठकर बैठ गया और वो ऐसे था जैसे पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही थी। फिर वो जो आमिल साहब थे उनका ये कहना था कि मेरे साथ सीधी ज़ुबान में बात करो, तुम कौन हो। फिर उसने बताया कि वो उसके ऊपर से जो हावी हुए थे वहाँ पर वो क्रिश्चियन जिन्नात थे जो उस पर हावी हुए थे, उनका बाकायदा मस्कन था वो कुआँ, उसकी वजह से ही वो सारी जगह सेबज़दा हुई। जब लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया तो उन जिन्नात ने उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया, फिर वो जगह बिल्कुल खंडर बन गई। तो वहाँ पर उनके पूरे पूरे ख़ानदान थे। उनका ये कहना था कि इन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, पत्थर फेंके हैं, ईंटें फेंकी हैं, इनको रोने की आवाज़ें भी आई, ये फिर भी नहीं थे हट रहे। फिर वो चमगादड़ के रूप में उन्होंने हम लोगों के ऊपर हमले किए, लेकिन वो मेरा जो दोस्त था वही ईंटें मार रहा था ज़्यादा। हम लोगों ने तो छोटे छोटे पत्थर फेंके थे कि पता चले कि पानी है या नहीं है। उसके बाद फिर वो जिन्नात कहते थे हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको मार देंगे, ये है वो है, उसको दौरे पड़ने लग गए। 7 दिन लगातार उसको हम लोग नामिल के पास लेके जाते रहे। 7 दिन उन्होंने अमल किया, बहुत ज़्यादा कच्चा गोश्त सदक़े का लेकर वहाँ पर फेंक कर आए, उसी कुएं के पास फेंक कर आए। तकरीबन 11-12 दिन के बाद वो इस काबिल हुआ कि वो बोल सके, उसकी ज़ुबान बिल्कुल बंद हो गई थी, चल फिर वो नहीं था सकता। 11 दिन के अंदर वो ऐसे हो गए थे जैसे सूख कर कांटा होता है, जैसे उसके जिस्म का पूरा खून और जैसे स्किन किसी ने जैसे निचोड़ ली है। फिर उसने हमें बताया कि जब वो डरा था उसके साथ हुआ ये था कि वो अपने रूम में लाइट ऑफ करके लेटा हुआ था, तो एकदम से उसको अपने कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगी और वो एक से ज़ाहिद लोगों की थी। जब उसकी आंखें खुली, जब उसने देखा कि यहाँ पर कौन रो रहा है, तो उसने रूम की लाइट ऑन की। उसका बेड उसी जगह पर था जहाँ पर स्विच बोर्ड था। लाइट ऑन की तो सामने दीवार के ऊपर ड्रामने चेहरे वाले मर्द और औरतें उल्टे लटके हुए थे और वो बहुत ज़्यादा कद में लंबे थे। फिर उन्होंने उसके ऊपर हमला किया, उसको उठा कर मारा, बाकायदा छत के साथ लगा दिया। तौबा कर ली हम लोगों ने, हम लोग दोबारा उस तरफ कभी गए ही नहीं। उस जगह को बहुत दफ़ा तोड़ने की कोशिश भी की गई। फिर उस जगह पर हर तरफ से तकरीबन जैसे दरख्त ही दरख्त बन गए, दोबारा कभी भी वहाँ पर कोई नहीं गया, किसी ने जाने की हिम्मत भी नहीं की। उन दीवारों को ऊंचा करवा दिया गया कि यहाँ पर कोई जाए ही ना। तो ये हम लोगों की आंखों देखा एक ऐसा नाकाबिले फरामोश किस्सा था, एक ऐसी खौफनाक कहानी थी जिसे हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। और वो उस चीज़ का असर मेरे दोस्त की ज़िंदगी पर ऐसा हुआ, वो कहता था मैंने यहाँ पर रहना ही नहीं। वो तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर अंदर वो आउट ऑफ कंट्री चला गया। अभी भी वो माशाल्लाह ठीक है, सेट है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जो कुछ हम लोगों ने देखा और अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ के बारे में आप सुन लें। ये हमारी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अज़हर आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सीमा सुहेल शेयर कर रही हैं इंडिया से। सीमा कहती हैं आज आपके साथ मेरे चाचू के दोस्त की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे चाचू के दोस्त हैं उन्होंने ख़ुद ये स्टोरी मेरे चाचू के साथ शेयर की है। मेरे चाचू के जो दोस्त हैं उनका नेम किशोर है। जो किशोर अंकल हैं वो बताते हैं कि आज से 25 साल पहले की बात है, उनकी ज़िंदगी में अजीबोगरीब एक वाक़या हुआ। वाक़या इस तरह से था कि
उनका जो रूम था सेकंड फ्लोर पर था। तो उनको रात तकरीबन 2:30 बजे उनके रूम में एक लड़की आती थी। वो लड़की कहाँ से आती थी, कौन थी, वो भी नहीं जानते थे। बस वो लड़की उनके रूम में आती थी, उन सोए हुए को जगा कर ये कहती थी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझसे शादी कर लो। एक दफ़ा ऐसा हुआ, जो किशोर अंकल थे उन्होंने ये बात अपने घर में किसी को भी नहीं बताई कि उनके पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं ये क्या माजरा है, ये कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि उनको ये लगता था कि शायद वो कोई ख्वाब देख रहे हैं। तो एक दफ़ा उनके फादर रात के टाइम जाके तो वो क्या देखते हैं कि उनका जो घर का मेन डोर है वो खुला हुआ था। उन्हें बड़ी हैरानगी हुई कि रात के 3 बजे मेन डोर कैसे खुला रह सकता है, जबकि हम लोग तो सोने से पहले बाकायदा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि घर के सारे दरवाजे बंद किए जाएं, तो फिर ये खुला कैसे रह गया। फिर उन्हें ये लगा कि हो सकता है भूल गए हो बंद करना, तो हवा चली होगी तो उससे खुल गया होगा। वो गए, उन्होंने मेन डोर बंद किया और आकर दोबारा से सो गए। अब नेक्स्ट डे तकरीबन इत्तेफाक से उनकी दोबारा आँख खुल गई उसी टाइम पर। जब वो उठकर बाहर गए तो आज फिर मेन डोर पूरा खुला हुआ था। अब उन्होंने ये कहा कि ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैंने सोने से पहले बाकायदा ख़ुद जाकर मेन डोर को चेक किया था और उसको बंद भी किया था, फिर ये खुला कैसे रह सकता है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, दोबारा से बंद करके आके सो गए। सुबह ये बात उन्होंने अपनी मिसेस के साथ शेयर की, यहाँ तक कि ये बात किशोर अंकल के साथ भी शेयर की गई। किशोर अंकल का ये कहना था कि मेरे कमरे में एक लड़की आती है रात के 3 बजे, 2:30-3 बजे। वो बाकायदा नीचे वाले पोर्शन से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आती है, मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद भी होता है, इसके बावजूद वो अंदर आती है और मुझ सोए हुए को जगा कर ये कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और मैं हर बार उसको ये बात कहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं तुम कौन और कौन नहीं। उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और ये कहने लगे कि तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है और तुम अपनी ज़िंदगी में इतने डिस्टर्ब हो। जिस पर किशोर अंकल का ये कहना था कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, पहले मुझे ऐसा लगता था मैं कोई ख्वाब देखता हूँ, लेकिन वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत होता था मेरे साथ। फिर उन लोगों ने एक पंडित साहब से रब्ता किया, वो पंडित जब आए, उन्होंने जब वहाँ पर पढ़ाई की, सारा कुछ चेक किया, उनका ये कहना था कि आपके बेटे के पीछे एक फ़ीमेल जिन लगी हुई है, वो इसके साथ शादी करना चाहती है, इसको साथ लेकर जाना चाहती है, वो इसको मार देगी अगर इसको एकदम से उससे पीछे किया गया। फिर उन्होंने उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा दिया कि उनको ये कहा कि अपने गले में पहन लें। उसको कुछ लफ्ज़ बोलते हैं रक्षा कवच, आई एम सॉरी अगर वो ये लफ्ज़ मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रही, वो उन लोगों ने अपने गले में पहन लिए और ये कहा कि आप लोगों ने फ़िलहाल नॉर्मल रहना है, मैं यहाँ पर आता जाता रहूँगा और बाकायदा मैं यहाँ पर जो पूजा वगैरह है वो भी करूँगा। अब किशोर अंकल अपने पेरेंट्स के साथ उनके रूम में थे फर्स्ट फ्लोर पर। उन लोगों को बाकायदा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मेन डोर खुला और वो चलती हुई सीढ़ियों से ऊपर गई। अब वो जो पंडित साहब थे उनके कहने के मुताबिक किशोर अंकल उसके पीछे गए, उनके पेरेंट्स जो थे वो भी उनके साथ ऊपर गए, लेकिन वो कमरे के बाहर खड़े थे। जैसे ही वो कमरे के अंदर गए तो वो जो लड़की थी बेड पर बैठी हुई थी और उसने किशोर अंकल से ये कहा कि आज मैं तुम्हें मारने आई थी, आज मैंने तुम्हें जान से मार देना था, लेकिन तुमने अपने गले में ये जो रक्षा कवच पहना हुआ है इसकी वजह से मैं तुम्हें मार नहीं सकती। तुम पहले शख्स हो जिसके पीछे मैं लगी हूँ और मैं उसको मार नहीं सकी, वरना मैं 11वें दिन तुम्हें जान से मार देती। और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं जो इस कमरे के बाहर खड़े हैं उनके गलों में भी यही रक्षा कवच है जिसकी वजह से मैं उनको भी मार नहीं सकती। उसके बाद वो जो पंडित साहब थे उन्होंने बाकायदा वहाँ पर कोई पूजा की और वो जो फीमेल जिन उनके घर पर हावी थी उसको वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद वो लोग अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और सीमा सुहेल ये कहती हैं कि ये उनकी ज़िंदगी की असल कहानी है, उनके ऊपर ये बीती है, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि अगर कभी भी ज़िंदगी में आप ऐसा कुछ महसूस करें जो नॉर्मल नहीं है तो उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, अपना वहम नहीं समझना चाहिए, फ़ौरन से पहले उस चीज़ को पकड़ लेना चाहिए, यहाँ तक कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो।
ये एक स्टोरी थी जो सीमा सुहेल ने शेयर की इंडिया से। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी राहिला शेयर कर रही हैं। राहिला कहती हैं, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 3 साल पहले की बात है। मेरी फुप्पो ने एक घर रेंट पर लिया। तो मेरी फुप्पो के 2 बेटे थे, बेटी नहीं थी। तो फुप्पो ने मुझे अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। मैं फुप्पो के पास चली गई, उनका पूरा घर शिफ्ट करवाया, उनके साथ ही थी मैं। जिस दिन हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए, वो घर देखने में बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा एक घर था, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा था। फुप्पो और मैं एक कमरे में सोई हुई थी, जबकि जो उनके हस्बैंड और बेटे थे वो दूसरे रूम में सो रहे थे। अब जिस तरफ मैं सोई हुई थी उस तरफ विंडो थी। मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, फुप्पो भी थकी हुई थी। हम लोग सो गई, गहरी नींद में थी। आधी रात का जब टाइम हुआ तो मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि जैसे जो उस कमरे की विंडो थी उसको बार बार कोई खोलता और बंद करता है। पहले मुझे लगा मेरा वहम होगा, मैं थकी हुई थी, शायद इस वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा हो। लेकिन मैंने बाकायदा देखा कि जैसे वो जो जिसके बिल्कुल पास मैं, विंडो बिल्कुल मेरे एक हाथ पर थी, वो विंडो खुली और मैंने वहाँ पर बाकायदा एक औरत को खड़े देखा। उस औरत का चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था और वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। इतनी अजीबो-गरीब नज़रों से वो मुझे देख रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं इतनी ज़्यादा डर गई, इतनी खौफज़दा हुई कि मैंने वहीं पर ब्लैंकेट अपने चेहरे पर कर लिया। मुझसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फुप्पो को जगा सकूं। फुप्पो बिल्कुल मेरे साथ सोई हुई थी या मैं अपनी आवाज़ भी निकाल सकूं। सर्दियों का मौसम था। मैंने ब्लैंकेट ऊपर कर लिया और मैं ब्लैंकेट के अंदर कांप रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसीने भी आ रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैंने करवट ले ली फ़ौरन और मैं दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जैसे उसका हाथ मेरे सर के ऊपर आया है और उसने वो ब्लैंकेट हटाकर मेरे बालों पर भी हाथ लगाया। उसका हाथ बहुत ज़्यादा गर्म था। जैसे ही उसका हाथ मेरे सर के ऊपर लगा, बहुत अजीब सा उसका हाथ था, जैसे गीला गीला होता है, और मेरे बाल भी गीले हो गए। जब उसका हाथ मेरे सर पर लगा, मेरे बालों पर लगा, मेरे फॉरहेड पर भी लगा, तो मैंने चीखना शुरू कर दिया। मेरा चीखो पुकार सुनकर फुप्पो पास सोई हुई थी। फुप्पो जाग गई। उन्हें ये लगा कि मैं ख्वाब में डर गई हूँ। उस वक्त भी विंडो खुली हुई थी। मैंने फुप्पो को सारी बात बताई। फुप्पो ने ये कहा कि नहीं, तुम्हारा वहम हो सकता है, तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो शायद इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो। यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। जबकि विंडो उन्होंने खुद बंद की थी। मुझे तो खौफ के मारे बहुत सा बुखार हो गया। सारी रात मैं नहीं सो सकी। सारी रात वो बाहर चलती रही। उसके चलने फिरने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। सुबह मैंने फ़ौरन से जागते साथ अपने घर कॉल की और मैं अपने घर वापस आ गई। इनफैक्ट मैंने नाश्ता भी घर आकर किया। मैं इतनी डरी हुई थी। 3-4 दिन गुजरे तो पप्पू हम लोगों के घर आई और बहुत ज़्यादा परेशान थी। अम्मी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप क्यों इतनी परेशान हैं। जिस पर पप्पू ने ये कहा कि उस घर में अजीबो-गरीब वाक़यात हो रहे हैं। राहिला ने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी। जिस वक्त मैं घर में अकेली होती हूँ, मेरे दोनों बेटे कॉलेज चले जाते हैं और जो उनके हस्बैंड थे वो जॉब पर जब चले जाते हैं, तो मुझे बाकायदा उस घर में किसी औरत की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मुझे 2 से 3 बार एक औरत उस घर में चलती फिरती नज़र आई है, लेकिन वो जिस कमरे में जाती और जब मैं उसके पीछे भाग कर जाती हूँ तो वो औरत गायब हो जाती है। सारी रात हमें किसी के चलने फिरने की आवाज़ें आती। बाकायदा किचन के अंदर से चीज़ें उठाने की, चीज़ें रखने की, बर्तन तक हिलने की आवाज़ें भी आती हैं। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और हम लोग जल्द से जल्द कोशिश में है कि हम लोग वो घर छोड़ दें। उस घर में वो लोग बामुश्किल 1 महीना भी नहीं रहे और उन लोगों ने फिर हम लोगों की गली में ही एक घर उसी मंथ में खाली हुआ, उन लोगों ने वो घर ले लिया। लेकिन मैंने उस मखलूक को वहाँ पर बाकायदा देखा और महसूस किया था, जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती। उसका चेहरा आज भी मुझे अगर याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राहिला आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर अनवर अलीगी का मस्कन नावल मैं ऑन एयर कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा हॉरर है। उसको भी जाकर विज़िट सब्सक्राइब करें मेरे हॉरर उर्दू सेंटर को। आप लोगों को वो नावल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करें। उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।